अस्सलाम वालेकुम। हरकली, खुशामदीद, स्वागतम। Ishtiaq Ahmad is here with a new topic of plant physiology and biochemistry course. In this video lecture, we're gonna study about anaerobic respiration. You know, in previous lectures, we have discussed about aerobic respiration. I will do my best to make your concept crystal clear. Let's start the lecture. Dear students, होपफुली आप सब ठीक होंगे और लॉकडाउन से रिलेटेड जितनी भी पाबंदियां हैं उनको निभा रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के मुतालिक पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि रेस्पिरेशन दो किस्म का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होता है, वो इस्तेमाल होता है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन उसके बरअक्स, उसमें जो है ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होता, बल्कि ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ये होता है। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा, या इसको हम जो है फर्मेंटेशन भी कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को, और ये फर्मेंटेशन जो है दो किस्म का होता है। एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो कि बैक्टीरियाज या यीस्ट वगैरह में होता है, और दूसरा जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी है, जो कि मसल्स में नॉर्मली होता है। ये टाइप्स जो है प्रोडक्ट के बेस पर जो है वो हम जो है इनको बनाया गया है। इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो अल्कोहल होता है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में फाइनल प्रोडक्ट आपका लैक्टिक एसिड होता है। तो पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, ये हम कहते हैं जब भी रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है तो वो उसका रिएक्टेंट जो है, फर्स्ट रिएक्टेंट वो ग्लूकोज है, C6H12O6। सही। तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में नॉर्मल जो है आपका ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, और हम ये भी जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट जो है वो 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है, या इसको हम 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ये देख ले आप, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो सारा जो स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का हमने वो पढ़ चुके हैं हम, वो प्रिपरेटरी फेज के 4-5 रिएक्शंस है, और इसी तरह जो है एनर्जी यील्डिंग के जो है वो 5 रिएक्शंस है। वो जब हो जाते हैं तो आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में। तो नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बजाय इसमें जो है पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में क्या होता है जी, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि एक कार्बन जो है पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो है वो रिमूव हो जाता है। किस तरह, आप देख ले, ये पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है, आप ये उसका जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। कार्बन नंबर 2 के साथ जो है क्या है वो आपका जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। इस तरह
कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन COOH ग्रुप है, ये मौजूद होता है। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको पायरुविक एसिड है। तो जब फर्मेंटेशन होती है, एनिरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो इस पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, वो आपका जो है COO फॉर्म में जो है वो रिमूव हो जाता है। देख लिया आपका ये COO ग्रुप, COO सही, ये COO क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो ये रिमूव हो जाता है। ये देख ले, ये पायरुविक एसिड है। यहाँ आप अगर नेगेटिव रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ क्या है, यहाँ आप H लिख लें, पायरुविक एसिड बन जाएगा फिर, पायरुवेट से H हाइड्रोजन, सही। तो ये COOH आपका रिमूव हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, सही। आपका जो है CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन जो है आपका क्या हो जाता है, ये कार्बन यहाँ आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ और रिजल्टेंट आपका कंपाउंड जो है वो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये वाला हाइड्रोजन जो है ये कार्बन से अटैच हो जाता है। तो आपके सारे कार्बन जो है उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, आप बॉन्ड को जो है वो देख ले, कार्बन नंबर 1 2 3 और 4 ये वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई हो जाती है। तो इस कंपाउंड को जो है ये क्या कहा जाता है, इसको एसिटल्डिहाइड हम कहते हैं, एसिटल्डिहाइड कहते हैं जी, एसिटल्डिहाइड। एल्डिहाइड है, कार्बन कार्बोनाइल कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं। कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पर हाइड्रोजन आया हुआ है, दूसरी साइड पर कार्बन है, तो आपका ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, ये आपका जो है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट स्टेप में जो है NADH2 मॉलिक्यूल, NADH2 मॉलिक्यूल आते हैं एक, और वो आपका जो है एसिटल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देते हैं एथेनॉल में। NADH2 मॉलिक्यूल के साथ जो है 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो आपने ये 2 हाइड्रोजन एसिटल्डिहाइड को डोनेट कर देते हैं, सही। किस तरह, देख ले, ये आपका जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाता है। NADH2 का एक हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, ये देख ले, ऑक्सीजन के साथ OH बना देता है, और दूसरा जो है H जो है कार्बन के साथ मिल जाता है, इसी तरह, सही। तो इसकी वैलेंसी कार्बन की फिर सेटिस्फाई हो जाती है और ऑक्सीजन की भी वो सेटिस्फाई हो गई, सही। तो आप इस कंपाउंड को मुलाजा करें तो ये आपका क्या बन जाता है, ये देख ले, CH3 और कार्बन बिल्कुल सेम टू सेम, CH3 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ जो है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट हुआ है, और ये हाइड्रोजन कहाँ से आए हैं, ये NAD2 मॉलिक्यूल से जो है वो आए हैं। तो इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, CH3 और CH2OH, ये आपका इथेनॉल हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं। तो ये क्या है, इसमें जो एंड प्रोडक्ट आपका इथेनॉल आया, तो ये इथेनॉलिक या अल्कोहलिक जो है फर्मेंटेशन, इसको हम कहते हैं। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर आप यहाँ जो है वो एनर्जी बैलेंस करने की हम बात करें, कितनी ATP जो है वो प्रोड्यूस हुए और कितनी यूज़ हुए, तो वो हम कर सकते हैं जी। ये देख ले, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, 2 ATP और एक NADH2 मॉलिक्यूल बनता है, 2 ATPs और एक NAD2 मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह ग्लूकोज जो है आपका, उससे एक पायरुविक एसिड नहीं बनता, बल्कि 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो इस हवाले से आपके जो ग्लूकोज 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, तो 4 ATP और 2 NADH2 मॉलिक्यूल वो बनाता है, 4 ATPs और 2 NADH2 मॉलिक्यूल वो बनाता है। नेक्स्ट, ये 2 NAD2 मॉलिक्यूल जो है वो आपके इस्तेमाल हो जाते हैं एसिटल्डिहाइड को कन्वर्ट करने को इथेनॉल में कन्वर्ट करने में, सही। तो 4 ATP और 2 NADH2, तो ये टोटल कितने हुए, ये आपके भाई
एक NAD2 मॉलिक्यूल आपका जो है वो 3 ATPs के बराबर है, या बाद इसको जो है वो 2 ग्लाइकोलिसिस में जब बात करते हैं तो वो 2 के बराबर उसको करते हैं। तो चलिए 2 के बराबर कर देते हैं NAD2 4, तो ये 2 2 4 और 4 ATPs, तो 8 ATPs आपके बनते हैं। और उसमें जो है 2 ATPs जो है वो रिएक्शन स्टार्ट करने में जो है इस्तेमाल हो जाते हैं। आपको पता है ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस शुरू होती है तो 2 ATP वो इस्तेमाल हो जाते हैं। तो 8 से आप जो है वो 2 ATP माइनस करें तो 6 बने, सही। 6 ATP जो है वो ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं। नेक्स्ट जब आप पायरुविक एसिड से इथेनॉल बनता है तो उसी दौरान जो है 2 NADH2 मॉलिक्यूल आपके वो कंज्यूम्स हो जाते हैं, वो कंज्यूम हो जाते हैं। 2 NADH मॉलिक्यूल जो है आपके वो क्या है, वो 4 ATP के बराबर है, 4 ATP, सही। तो 6 से आप 4 जो है वो माइनस करें, 6 से आप 4 माइनस कर जाते हैं तो आपका नेट गेन क्या रहता है, वो 2 ATP आपके पास जो है वो आ जाते हैं जी। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। यहाँ आपने देख ले ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ है, और 2 पायरुविक एसिड आपका जो है 2 एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल बनाएंगे। एक एसिटल्डिहाइड के लिए एक NADH चाहिए, तो 2 के लिए कितने चाहिए होंगे, 2 एसिटल्डिहाइड के लिए 2 NADH2 जो है वो चाहिए होंगे, वो कंज्यूम होते हैं और वो 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल आपका वो बनाएंगे। तो ये आपका ग्लूकोज जब इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है और इसे इथेनॉल बनता है तो आपका नेट गेन ATP का क्या होगा, वो 2 ATPs होंगे। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप देख लें, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का जो है वो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देख लें सेम टू सेम है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हुआ है 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल थ्रू ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के जितने स्टेप्स है, सीरीज ऑफ रिएक्शन है वो हो जाते हैं और 2 पायरुविक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाता है, सही। तो ये पायरुविक एसिड आपका लैक्टिक एसिड में डायरेक्ट जो है वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड को। इसमें इंटरमीडिएट जो है वो नहीं बनते। जिस तरह आपने पहले पढ़ा कि वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एसिटल्डिहाइड बना, इस तरह लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ये जो है कोई इंटरमीडिएट्स नहीं बनते, डायरेक्ट जो है आपका पायरुविक एसिड जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। किस तरह आप देख लें, NADH2 मॉलिक्यूल अपने 2 हाइड्रोजन जो है वो पायरुविक एसिड को डोनेट करता है, सही। और वो 2 हाइड्रोजन जो है आपके जो है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड को यहाँ जो है वो अटैच होते हैं। ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। NADH का एक मॉलिक्यूल यहाँ हाइड्रोजन के यहाँ अटैच हो जाता है, ठीक। और दूसरा हाइड्रोजन जो है इस साइड पर जो है वो कार्बन से बॉन्ड बना देता है, और आपका जो ये डबल बॉन्ड है ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। मुलाहिजा करें, ये देख ली CH3 ठीक है, कार्बन। यहाँ फ़र्क है जी, ये सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ जो है OH आया, हाइड्रोक्साइड ग्रुप बना है, कहाँ से ये आया है, NADH से। और इस साइड पर भी जी हाइड्रोजन जो है वो अटैच हुआ है, सही। और नेक्स्ट आप ये देख लें तो ये सेम टू सेम है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और HS के साथ जो है ये है। तो आपका ये पायरुविक एसिड जब यहाँ ये कार्बन ऑक्सीजन के दरम्यान सिंगल बॉन्ड बने और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन बने, तो ये आपका फिर पायरुविक एसिड नहीं रहता बल्कि ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, सही। तो एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या है जी, आपका लैक्टिक एसिड है। तो यहाँ अगर हम जो है एनर्जी बैलेंस की बात करें तो उसका जो है हम यूँ कह सकते हैं, जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में तो कितने ATPs बनते हैं, आपके जो है 8 ATPs बनते हैं, सही। 2 NADH2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 NADH2 4 ATP के बराबर है, और 4 ATP जो है ऐसे बन जाते हैं। तो 4 जमा 4 8। जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का तो फिर स्टार्ट में जो है 2 ATP वहाँ कंज्यूम हो जाते हैं, सही। तो 8 से आप 2 निकालें तो 6 बच जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस का नेट गेन जो है हमारे पास 6 है। 8 भी हो सकता है, ज़्यादातर उसको 8 लिखते हैं तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। हम 6 के हिसाब से कर रहे हैं तो वो 6 है, हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें।
जब पायरुवेट एसिड एक पायरुवेट एसिड मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट होता है तो क्या एक NADH2 मॉलिक्यूल चाहिए होता है। जब दो पायरुवेट दो लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट होते हैं तो दो NADH2 मॉलिक्यूल जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो 6 ATP आपके पास जो है वो ग्लाइकोलिसिस में बने, उससे जो है दो NADH2 मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ हुए। तो कितने जो है आपके जो ATP यूज़ हुए, दो NADH2 मॉलिक्यूल हम बार बार कह रहे हैं कि वो 4 ATP के बराबर है। तो 6 से आप 4 माइनस कर ले तो नेट गेन आपके पास क्या आ जाएगा, वो 2 ATP जो है आपके पास वो आ जाते हैं। ये देख ले। अब हम फिर जो है इसको जो है इसकी रिव्यू कर सकते हैं। देख ले, ये जो एनर्जी बैलेंस का जो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनते हैं तो दो ATPs क्या होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और जब ओवरऑल ये रिएक्शन हो जाता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट एसिड, तो 4 ATPs बनते हैं और 4 के साथ साथ जो है वो आपके दो NADH2 मॉलिक्यूल भी बन जाते हैं। तो 4 ATP और एक NADH2 2 ATP के बराबर, इसी तरह दो NADH2 4 ATP के बराबर। तो 4 जमा 4 क्या, ये 8 ATP हुए। ये दो ATP यहाँ आपके इस्तेमाल हो जाते हैं, हुए हैं रिएक्शन शुरू होने से पहले, ये हमने बार बार कह रहे हैं। तो 8 माइनस 2, तो ये आपके 6 जो है वो नेट गेन है क्या, ग्लाइकोलिसिस का। जब पायरुविक एसिड आपका कन्वर्ट होता है एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, तो उसके लिए एक NADH2 चाहिए, सही। और जब दो कन्वर्ट होते हैं तो उसके लिए जो है वो दूसरा जो है NADH2 मॉलिक्यूल जो है वो चाहिए होगा। तो दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट होते हैं फर्स्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, उससे इथेनॉल बनता है। तो वो कितने NADH2 इस्तेमाल करता है, दो। ठीक है, ये देख ले, ये NADH2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए हैं दो और उससे NAD बने हैं। ठीक है, तो 6 से आप जो है वो 4 निकाल लें, क्योंकि दो एक NADH2 मॉलिक्यूल जो है 2 ATP के बराबर दो इस्तेमाल हुए तो 4 ATP यूज हुए। तो 6 माइनस 4 हुआ, तो नेट गेन आपका जो है 2 ATP रहता है। इसी तरह दूसरी फेज में आप देख लें, ये पायरुविक एसिड आपका जो है कन्वर्ट होता है आपका लैक्टिक एसिड को। तो फिर जो है आपके जो है दो NADH2 मॉलिक्यूल जो है वो इस्तेमाल होंगे, क्योंकि दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है और से दो मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के वो बनेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन आपका 6 है और दो NADH2 मीन 4 ATPs जो है आपका ये फर्मेंटेशन में लग गए। तो 6 से आप 4 माइनस कर ले तो नेट गेन आपका क्या आता है जी, ये आपका 2 ATP आ जाता है। होपफुली आप इस बात को जो है वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो फर्मेंटेशन जो है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन आपका जो है वो उसका नेट गेन 2 ATPs है, जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन से बहुत ज़्यादा वो क्या है वो कम है। नेक्स्ट टर्म है जी रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है जी, ये इंडेक्स है और ये आपको रेट ऑफ रिस्पायरेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। रेट ऑफ रिस्पायरेशन किस रिस्पायरेशन जो है वो क्या कैसे कितने रेट पर जो है वो शुरू है, तो ये आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए कोशेंट्स है, इसके लिए इंडेक्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी कोशेंट कहते हैं। रेस्पिरेटरी कोशेंट को जो है वो डिफाइन करते हैं। तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, सॉरी यस, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन हो रहा है एक गिवन टाइम में, उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और कितना ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होता है। तो अगर आप इसकी क्या कर ले, इसको जो है इसकी रेशो कर ले, तो ये रेशो आपका क्या आता है, इसको हम रेस्पिरेटरी कोशेंट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन डिवाइड बाय टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन इन अ गिवन टाइम। तो ये आपका एक इंडेक्स है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी कोशेंट कहते हैं। होपफुली आप जो है इसको समझ गए होंगे। तो ये रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है फॉर कॉमन फूड जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या रेस्पिरेटरी कोशेंट से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेस्पिरेशन में जो है गिवन टाइम में कौन सा जो है वो सबस्ट्रेट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ये देख ले, मुख्तलिफ़ किस्म के फूड दिए गए हैं। ये देख ले, ग्लूकोज, फैट और प्रोटीन। ग्लूकोज हम जानते हैं C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो हम जानते हैं ना। तो इस इक्वेशन को आप देख ले, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल प्रोड्यूस होते हैं, 6 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं यहाँ,
6 मोल प्रोड्यूस हो रहे कंज्यूम हो रहे हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इक्वेशन जो है ये इस इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। देख लिए 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो ओवरऑल आपका जो है रिस्पायरेशन कोएफिशिएंट क्या आ जाता है 1। ठीक है, जब आप जो है एक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट मालूम करते हैं और वो आपका एग्जैक्टली 1 आए, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन में कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, वो ग्लूकोज जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह फैट का और प्रोटीन का, तो वो 1 से कम आएगा। देख ले ये पाल्मेटिक एसिड है, फैटी एसिड है, कॉमन 16 कार्बन है, ये आप जानते हैं, उनका ये फार्मूला दिया गया हुआ है। प्लस ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर सकता है। देख ले तो यहाँ कितने ऑक्सीजन प्रोड्यूस कंज्यूम हो रहे हैं 23 मोल, 23 मोल, और प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 16 जो है वो मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन को में इसको पुट कर ली तो ये 16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 23 मोल ऑक्सीजन, तो डेफिनेटली ये क्या होगा 1 से ये कम आएगा। सही। इसी तरह आप प्रोटीन का वो कर ले तो ये देख ले प्रोटीन का वो दिया गया है एल्बुमिन, और उसका जो है वो रिस्पायरेशन का जो ऑक्सीडेशन सारा वो रिएक्शन दिया गया है। ऑक्सीजन यहाँ उसे जब मिल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो ये हम देख लें ये कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो 63, और ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ है 77 मोल। तो आप इक्वेशन में इसको पुट कर ले 63/77 आ जाएगा और ये आपका 0.8 होगा। मतलब ये है कि जब आपका रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट 1 से कम आए तो आप ये समझ ले कि रिस्पायरेशन में सबस्ट्रेट जो है आपका फैट इस्तेमाल हो रहा है या प्रोटीन इस्तेमाल हो रहा है। ये फैट और प्रोटीन को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनमें फैट में और प्रोटीन में ऑक्सीजन ग्लूकोज के निस्बत जो है वो कम होता है। सही है, तो आप जब फैट और प्रोटीन का जो है रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट जो है मालूम करेंगे तो वो 1 से कम आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट फॉर ऑर्गेनिक एसिड और रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड होते हैं आप जानते हैं ऑक्सैलिक एसिड है, मैलिक एसिड है, ठीक है, और इसी तरह सक्सिनिक एसिड है। तो अगर आप उसका भी जो है वो रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट मालूम करते हैं तो आपके पास जो है देख ली फर्स्ट केस में ये क्या है ऑक्सैलिक एसिड है, उसका फार्मूला गिवन है COOH2। सही, तो ये आपका ऑक्सैलिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है जी, इसके साथ जो ऑक्सीजन मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस हो सकता है। तो आप अगर रिएक्शन को बैलेंस करें तो ये आपका जो है यहाँ 4 कार्बन डाइऑक्साइड 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए हैं और सिर्फ कितना कंज्यूम हुआ है 1 मोल। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जो है रिस्पायरेटरी इक्वेशन के इक्वेशन में ये आप डाल लें तो 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या आएगा, तो ये डेफिनेटली 4 आएगा। तो ये देख लेना ये 1 से ज़्यादा हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया। इसी तरह मैलिक एसिड का फार्मूला गिवन है और ये सारा उसका जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो गिवन है जी, ये ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट का जो इक्वेशन है उसमें आप जब डालते हैं पुट करते हैं वैल्यू को 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 3 डिवाइड बाय 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका क्या आ जाता है 1.3 आ जाता है, 1.3। ये देख ले ये फिर जो है 1 से बाद ज़्यादा हो गई है। सक्सिनिक एसिड का भी इसी तरह C4H6 और 4 प्लस ऑक्सीजन के साथ मिल गए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है देख लिए 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए, 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हुए। तो आप इक्वेशन में इसको डाल लिए 8/7 आएगा। 8/7 को जो आप कैलकुलेट कर ले 8 को 7 से आप डिवाइड कर ले तो उसका आंसर 1.14 आता है जी। देख ले तो जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक एसिड है तो उसका रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट जो है 1 से ज़्यादा आए। आप जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिस्पायरेशन रेट मालूम कर रहे हैं, रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट आप जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। आपने कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट किया एक एक्सपेरिमेंट में और ऑक्सीजन कंज्यूम जो है आपने जो है वो आपको मालूम है, और आपने रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट में की इक्वेशन में वो पुट किया, 1 से बात ज़्यादा आ गई, 1 से जो है वैल्यू ज़्यादा आ जाती है। तो डायरेक्टली आप समझ लें कि ये क्या हो रहे हैं, आपका ऑर्गेनिक एसिड जो है वो एज अ सबस्ट्रेट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह अगर आप इनएरोबिक रिस्पायरेशन का कर ले तो इनएरोबिक रिस्पायरेशन में तो सिरे से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ही नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड
सॉरी, उसमें तो ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम ही नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है लेकिन ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम नहीं होता। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय ऑक्सीजन की जगह 0 आ जाएगा। तो ये बात कहाँ जाएगी जी, ये इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वो उसके बरक्स जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होता, क्योंकि वो तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना। तो आपका ये क्या होगा, वो जो है वो बात इन्फिनिटी हो जाएगी, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आपका इन्फिनिट आएगा। इसी तरह अगर आप केम प्लांट देख ले, केम प्लांट जो क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले प्लांट है, सकुलेंट प्लांट्स हैं, मुख्तलिफ क्रेसुलेसी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करते। ट्यूबवेल तो वो नहीं करते ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल हो जाता है फोटोसिंथेसिस में। तो वहाँ आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0 आएगा और ऑक्सीजन की वैल्यू होगी तो 0 बाय एनीथिंग वो कन्वर्ट हो जाती है आपका, तो फिर 0 आपका जो है रेस्पिरेटरी क्वोशंट आएगा। तो केम प्लांट में ये जब पार्शियल रेस्पिरेशन हो, कंप्लीट रेस्पिरेशन ना हो, तो ये वैल्यू आपके पास 0 भी आ सकती है। ठीक है, एग्जैक्ट 1 आए आप डिड्यूस कर सकते हैं कि ग्लूकोज है, 0 से कम आए तो आप कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट में आपका जो है वो फैट इस्तेमाल हो रहा है या जो है प्रोटीन इस्तेमाल हो रहा है। 1 से ज़्यादा आए तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है जी, ऑर्गेनिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है। इनफिनिट आए तो बिला झिझक आप कहें कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। और जब 0 आ जाए तो ये आपको जो है केम प्लांट में जो रेस्पिरेशन होती है उसकी निशानदेही करता है। लेट्स टेक एन ओवरव्यू। ओवरव्यू कहते हैं, इस वीडियो में आपने जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के जो है वो टाइप्स पढ़े, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ा और उसके बाद जो है आपने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ा, आपने रेस्पिरेटरी क्वोशंट को समझा और मुख्तलिफ जो सबस्ट्रेट है उसमें रेस्पिरेटरी क्वोशंट की वैल्यू क्या क्या आती है। सही है, ये सारे आपने पढ़े, होपफुली आप समझ गए होंगे। सुनने का, समझने का, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहे, आबाद रहे, अस्सलाम वालेकुम।